गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ ट्रेडिंग कि ट्रेडिंग के पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेटलमेंट्स। देखते हैं पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आइए एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग का। ये रहा पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग की क्या क्या पैटर्न है होने चाहिए, उनके बारे में डिस्कशन हमें करना है। तो इसमें जो आउटलाइन में इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मोटिवेशन क्या है, ECNN क्या है, इवेल्युएशन क्या है, एम्पिरिकल स्टडी क्या है, टेस्ट रिजल्ट क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रेडिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सीधा सीधा है कि ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, खरीदने और सेल करने का। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खरीदने और उनको सेल करने का एक तरीका होता है ट्रेडिंग। कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो फिर उसको बेचते हो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट डंप कर लेते हो फिर बाद में जब रेट बढ़ता है तो उसको आप बेच देते हो, जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट फॉर द ट्रेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द कंपनीज टू रेज मनी, ठीक है ना, allow businesses to go public or raise additional capital for expansion। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव, देखिए प्रोडिक्टिंग स्टॉक परफॉर्मेंस जो है, जो हमारी स्टॉक की परफॉर्मेंस है, जो प्रोडिक्टिंग है, पहले से पता है कि हाँ इतनी हमारी खपत है, इतना हमारे पास स्टोर है, इज़ वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। एंड प्रॉफिटेबल एरिया ऑफ स्टडी, किस एरिया में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका स्टडी होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, डेवलप्ड स्टॉक प्रेडिक्टर डेवलप करती हैं बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क पर जो बेस्ड होता है। दिस टेक्निक हैज ए प्रोवन सक्सेसफुली इन एडिंग द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर। ये जो टेक्निक है ये सक्सेसफुली प्रूव की गई है एडिंग द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर के डिसीजंस को लेकर। कैन गिव अ एज टू बिगिनिंग इन्वेस्टर हु डोंट हैव अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो बिगिनिंग इन्वेस्टर होते हैं उनके पास कोई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब इसके बाद जैसे हम प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो कलेक्ट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टॉक डेटा, कि हम सफिशिएंट जो है एक हिस्टोरिकल स्टॉक डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग द डेटा ट्रेन इन न्यूरल नेटवर्क, और न्यूरल नेटवर्क पे इसका यूज करते हैं। वंस ट्रेंड द न्यूरल नेटवर्क कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट स्टॉक बिहेवियर, फिर उसका हम यूज करते हैं प्रेडिक्ट स्टॉक बिहेवियर पे, कि हमारा स्टॉक बिहेवियर का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस करें वर्सेस NN, तो देखिए एक होता है TS, इंस्ट्रक्शन एंड रूल आर सेंट्रल। फिर TS, मैथमेटिकल फार्मूला डिफाइन द डायनेमिक्स। NN डोंट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट रूल, लर्न्स फ्रॉम रेगुलरिटीज एंड सेट इट ओन रूल्स। NN में एक और आता है नॉट डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटी इन मैथमेटिकल टर्म्स। अच्छा, एनी बेनिफिट्स क्या है NN के, कि जनरलाइजेशन जो है आपका एबिलिटी एंड रोबस्टनेस इसमें होती है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट की मैपिंग होती है। नो एजप्शन ऑफ मॉडल हैज़ टू बी मेड फ्लेक्सिबल, तो कोई भी एजप्शन जो है मॉडल का नहीं होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ड्रॉबैक्स विद NN, जैसे कि ब्लैक बॉक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, आपकी ओवरफिटिंग, एक्सपर्टीज ऑफ चॉइस ऑफ इनपुट, ट्रेनिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मोटिवेशन में क्या है, जो स्टॉक प्रेडिक्शन इज मोर और लेस लाइक पैटर्न रिकॉग्निशन। NN एक पावरफुल टूल है फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को पहचानने का एक पावरफुल रूल होता है NN। अदर रीजन्स हो सकते हैं, स्टॉक
Data is highly complex and hard to model, therefore a non-linear model is beneficial. Large set of interacting input series is usually required to explain a specific stock which suited neural network. तो NN मतलब न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना, ये मतलब होता है। NN का मतलब होता है न्यूरल नेटवर्क, ये लिखा एरर करेक्शन न्यूरल नेटवर्क। तो NN का मतलब न्यूरल नेटवर्क से, इसको फुल नेम नहीं पता वो देखे। तो दिस आइडिया टू यूज द प्रीवियस मॉडल एरर एज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम, तो रिकरेंट सिस्टम इज डिस्क्राइब। तो देखिए स्टेट ट्रांजिशन आपके पास दिया है, आउटपुट ट्रांजिशन, आउटपुट इक्वेशन भी आपके पास दी है। तो ये तो एक नॉर्मल सा मैथमेटिकल कंक्लूजन है, कैसे इसको डेवलप करते हैं, ये फार्मूला आपका यूज होता है इसमें, सारे फार्मूले हैं, इस फार्मूले से हम एनालिसिस करते हैं क्या क्या पैटर्न हो सकता है, फिर उसमें हम न्यूरल नेटवर्क के रोल्स को भी ऐड करते हैं, और फाइनल जो हमारा आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होती है। और ये ECCN का देखिए, ये एक नेटवर्क बनता है पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क का, ये सारा इसे कवर होता है। और इसमें जो लर्निंग एल्गोरिथम है ये हम पढ़ते हैं, और वेरियो एटा एल्गोरिथम, ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया वगैरह कैसे हम एनालिसिस करते हैं इसकी। तो आइए हम अब एक बेसिक में आते हैं, टाइप ऑफ पैटर्न्स जो अभी तक चल रहा था, एक डिटेल थ्योरेटिकल पैटर्न में आते हैं कि ये आपका मेन टॉपिक है। देखिए सपोज करिए कि राहुल ने सिर्फ एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, लेकिन कुछ वाक्यांश ग्रीक और लैटिन जैसे हैं। उदाहरण के लिए वो सेटलमेंट पीरियड को, वाक्यांश को देखता रहता है और सोचता है कि ये सब क्या है। नेहा जिसके पास कुछ समय के लिए एक अकाउंट है और एक एक्टिव व्यापारी है, ट्रेडिंग से जुड़ी हर चीज़ के लिए वो एक तैयार व्यक्ति है। तो ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपने एक विशेष तारीख को कारोबार किया, 2 अप्रैल 2020 का कहना है कि ये आपके व्यापार की तारीख है, और सेटलमेंट तिथि वह दिन है जब व्यापार को अंतिम रूप दिया जाता है और एक खरीदार विक्रेता को भुगतान करता है। आपने जिस तारीख को कारोबार किया है, व्यापार किया है, और सेटलमेंट की तारीख के बीच पीरियड ही सेटलमेंट पीरियड है। तो नेहा बताती है कि आप प्रोसेस को 3 चरण विधि के रूप में देख सकते हैं, व्यापार का एग्जीक्यूशन, समाशोधन और सेटलमेंट। तो नेहा क्या इस सेटलमेंट की तिथि के लिए कोई विशेष तिथि या पैटर्न है, राहुल पूछता है ऐसा। तो नेहा बताती है हाँ, पहले NSE का एक साप्ताहिक चक्र हुआ करता था, हर मंगलवार को ट्रेड्स का सेटलमेंट किया जाता था, लेकिन अब बदल गया है। अब हमारे पास एक T+2 सेटलमेंट साइकिल है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपने T नामक एक विशेष दिन पर 50 शेयर्स खरीदे जो 2 अप्रैल है। आप T+2 डे 2+2 अप्रैल है, आपका T+2 डे 2+2 अप्रैल जो कि 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को आपको भुगतान करना होगा एक्सचेंज को, जो आपके द्वारा खरीदी गई सिक्योरिटीज़ के मूल की राशि का, मूल की पूरी राशि का। एक बार पूरा भुगतान करने पर ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो नेहा आगे बताती है यह हिस्सा शेयर खरीदने के बारे में है। यदि आपने शेयर बेचे थे तो आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट से T+2 दिन से पहले निकल गए होंगे और बिक्री आय आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो गई होगी। तो राहुल को एक और कन्फ्यूजन होता है, तो लेकिन क्या होता है जब एक शुक्रवार को लेन देन किया जाता है तो सरला उस स्थिति में, क्योंकि शनिवार और रविवार काम के दिन नहीं है, तो मंगलवार को इसका निपटारा किया जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि रोलिंग सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ होती है। इसका मतलब है कि राहुल पूछता है रोलिंग सेटलमेंट को नॉर्मल सेटलमेंट भी कहा जाता है। जब हमने इक्विटीज ट्रेड्स में सेटलमेंट चक्रों के बारे में बताया तो हमने इसके बारे में बात की थी। ये अनिवार्य रूप से T+2 सेटलमेंट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ट्रेड सेटलमेंट में शेयरों की डिलीवरी विशुद्ध रूप से की जाती है। एक और प्रश्न राहुल पूछता है, क्या होता है जब एक विक्रेता T+2 द्वारा शेयर को वितरित नहीं कर सकता? अच्छा सवाल है। राहुल कहता है जब विक्रेता शेयरों को वितरित नहीं कर सकता तो नीलामी के माध्यम से सामान खरीदने के लिए एक्सचेंज आता है ताकि नीलामी द्वारा उन्हें खरीदार तक पहुंचाया जा सके।
अब आता है कमोडिटी बाजार में सेटलमेंट। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज ट्रेड्स के बारे में था। राहुल कहते हैं और रुकते हैं। मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव या मुद्रा या कमोडिटी मार्केट के मामले में क्या होता है। तो नैया पूछती कि वो बताती हैं कि कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर को मार्क टू मार्क M2M के आधार पर रोज तय किया जाता है। विकल्पों के मामले में अंतिम सेटलमेंट राशि या तो T+1 के आधार पर क्रेडिट या डेबिट की जाती है, या T+1 जैसे कि आप समझ गए होंगे लेन देन की तारीख +1 है। तो नैया ने कहा सेटलमेंट एक साइकिल का संक्षिप्त। तो बस आपको उस बात की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है कि सेटलमेंट पीरियड का क्या मतलब है। मैं आपके लिए इस प्रक्रिया को फिर दोहराऊंगा। तो यदि आपके पास एक डीमैट ट्रेड अकाउंट है तो आप 2 अप्रैल को एक कंपनी के X नंबर के शेयर खरीदते हैं। जिस दिन आप इसका लेन देन करते हैं उसे ट्रेड डेट कहा जाता है, और जिसे ट्रेडिंग शब्दावली में टी डे भी कहा जाता है। आपका ब्रोकर उस राशि को डेबिट करता है जिसको आपने कुछ व्यय करके खरीदा है। आप इस दिन का एक अनुबंध नोट भी मिलता है जो आपके द्वारा किए गए लेन देन का विवरण देता है। डे 2 पर जो कि ट्रेड+1 है या T+1 है, पैसे एक्सचेंज द्वारा एकत्र किए जाते हैं। 3 दिन पर जो कि ट्रेड में डे 2 या T2 है, शेयर पहले अपने ब्रोकरेज में जमा किए जाते हैं और फिर आपके डीमैट अकाउंट में ये दर्शाता है कि आप अब शेयरों के मालिक हैं। फिर देखिए उसको थैंक यू मिलता है। तो ये तस्वीर एक अच्छी तस्वीर मिलती है कि कैसे ट्रेड हमको करना है। अब आपके पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है। मुझे लगता है कि आपको अधिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सहज इंटरफेस के लिए धन्यवाद। अपने स्मार्ट डिवाइस पर कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं आप। इसलिए ट्रेडिंग और करते समय आप कोई बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद ही सेटलमेंट होते हैं। इसके बाद आप उनको बेच सकते हो। ठीक है, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं से भी एक समय में अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हर एक सेकंड में लाखों का ट्रेड होता है। कुछ लोग अपने शेयरों को जमा कर लेते हैं जबकि इसे उसी समय खरीद लेते हैं। एक साथ पैसा लगाने का पहला उद्देश्य पैसा कम बनाना। कोई शेयर खरीदता है तो उतने खर्च किए उसमें वृद्धि की उम्मीद के साथ ही खरीदता है। जब शेयर में खर्च करते हैं तो कितना पैसा आएगा ये ध्यान में रख कर खर्च करते हैं, लेकिन रिटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर कई लोग भूल जाते हैं। निवेश की समय अवधि भी सोचे बिना कोई भी रिटर्न बेकार है। 1 साल में निवेश करके 10% रिटर्न एक मांग के बाद पछतावा है, लेकिन 5 सालों में 10% की वापसी सही नहीं हो सकती। जब कोई निवेश के टाइम के बारे में बात करता है तो उसे होल्डिंग पीरियड जरूरी हो जाता है। तो होल्डिंग पीरियड क्या होता है? केवल विशेष संपत्ति में खर्च किया गया समय। यह एक सुरक्षा की खरीद और बिक्री के बीच का समय होता है। लंबे समय की स्थिति में होल्डिंग पीरियड एक संपत्ति की खरीद और बिक्री के बीच का समय, जबकि कम समय की स्थिति में होल्डिंग पीरियड जब सुरक्षा विक्रेता द्वारा खरीदी जाती है तो जब कोई इसको वापस ऋणदाता को दे दिया जाता है तो उसी बीच का समय है। महत्व क्या है? अवधि मुख्य रूप से 2 चीज़ों के लिए जरूरी है, रिटर्न और कराधान। कुछ संपत्तियों पर लगाए गए कर को निवेश की अवधि में आधार पर देखा जाता है। यदि किसी समय तय सीमा के पहले संपत्ति को बेचा जाता है, यदि आप किसी लाभ पर संपत्ति बेचते हैं तो अकाल्पनिक पूंजी लाभ कर को आकर्षित करता है। दूसरी तरफ लंबे समय के लिए रखी हुई संपत्ति लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ कर को आकर्षित करती है। इसी तरह यदि आपके अपने निवेश पर नुकसान होता है तो आप कुछ नियमों के साथ भविष्य में होने वाले लाभ के लिए नुकसान की भरपाई करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका उपयोग इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को कैलकुलेट करने में भी किया जाता है। एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कई तरीकों से भुगतान करता है। शुरुआत में किए गए निवेश की वैल्यू बढ़ती है और साथ में कई कंपनियां लाभांश भी होती हैं। अब आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न को देखते हो तो आपके निवेश के मूल्य में वृद्धि के साथ लाभांश जैसे निवेश की सभी आय को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग पीरियड रिटर्न डिफरेंट अवधियों के साथ साथ डिफरेंट निवेशों की तुलना में मदद करता है।
कैसे कैलकुलेट करना है देखिए, मिनिमम होल्डिंग पीरियड के साथ स्टॉक की सिफारिशों को देखना आम बात है। सभी अनुभवी निवेशक कुल रिटर्न की कैलकुलेशन के समय स्टॉक होल्डिंग पीरियड को ध्यान में रखते हैं। होल्डिंग पीरियड स्टॉक खरीदे जाने से के दिन से स्टॉक बेचे जाने के दिन के बीच का समय है, यानी जब आपने शेयर खरीदा और जब आपने शेयर बेचा, वहाँ से उस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच का समय होता है। उदाहरण के लिए मोहन 10 नवंबर को XYZ के शेयर खरीदता है और 21 दिसंबर को इसे बेच देता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए होल्डिंग पीरियड 11 नवंबर से 21 दिसंबर तक था। एक बार जब आप होल्डिंग पीरियड मिल जाता है तो आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी निकाल सकते हैं। होल्डिंग अवधि रिटर्न निकालने के लिए सूत्र का उपयोग करें, इनकम प्लस EOPB माइनस IB बटे IB, जहां EOPB अवधि मूल्य का अंत है, IB प्रारंभिक मूल्य है। रिटर्न कैलकुलेटर करने में होल्डिंग पीरियड का महत्व साफ है। आइए लाभ और हानि के कराधान पर होल्डिंग पीरियड के प्रभाव को देखें। पूंजीगत लाभ कोई लाभ या पूंजीगत संपत्ति से लिया गया लाभ है। बिक्री से लाभ को कराधान के उद्देश्य से आय माना जाता है, इसलिए लाभ पर कर का भुगतान करना होता है। पूंजीगत लाभ दो प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जबकि जमीन, घर, प्रॉपर्टी, पेटेंट आदि सभी पूंजी संपत्तियां हैं। आइए हम केवल एक समान शेयरों को देखें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बांटने के लिए होल्डिंग पीरियड के अनुसार बदलता है। एक समान शेयरों के मामले में यदि 12 महीने से कम समय के लिए किया जाता है तो परिसंपत्ति को शॉर्ट टर्म परिसंपत्ति माना जाता है। यदि स्टॉक 1 साल से अधिक का समय लगता है तो इसे हम लॉन्ग टर्म परिसंपत्ति मान सकते हैं। यानी किसी शेयर को अगर आप कल खरीदो और उसको आप 1 महीने बाद बेच दो तो वो शॉर्ट टर्म में कहलाएगा। यदि आप उसी शेयर्स को 1 साल या 2 साल के बाद बेचते हो, 3 साल के बाद बेचते हो, 1 साल के बाद बेचते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये केवल उसी की बात कर रहा है जो मैं आगे पढ़ना चाह रहा था। आगे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि एक होता है ब्रेकआउट और रिवर्सल। देखिए, जो इंट्राडे पैटर्न होता है और चार्ट के बावजूद आप अपने ट्रेडों के आधार बनाने के लिए यूज करते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 2 आवर्ती थीम दिखाई देते हैं। ये थीम ब्रेकआउट और रिवर्सल है। आइए इन्हें संक्षेप में पढ़ें। ब्रेकआउट तब होता है जब किसी शेयर की कीमत आपके ट्रेडिंग चार्ट पर किसी विशेष या महत्वपूर्ण स्तर को बताती है। प्रश्न के स्तर में कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे समर्थन स्तर है, एक प्रतिरोध स्तर है, एक प्रवृत्ति रेखा है, एक फाइबोनाची स्तर है, इसी तरह रिवर्सल अनिवार्य रूप से किसी दिए गए मूल्य की प्रवृत्ति की दिशा में एक बदलाव है। यह परिवर्तन एक प्रचलित प्रवृत्ति के खिलाफ एक पॉजिटिव और निगेटिव परिवर्तन हो सकता है। रिवर्सल के लिए अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे मुख्य रूप से ट्रेडिंग मार्केट में उपयोग, जैसे उनमें सुधार, रैली या ट्रेड रिवर्सल शामिल है। अब एक होता है इंट्राडे चार्ट पैटर्न के विभिन्न प्रकारों पर एक नज़र करें। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो कई प्रकार के कैंडलस्टिक चार्ट हैं जो हम ट्रेडर्स पर भरोसा करते हैं उनके ट्रेडों को आधार बनाने के लिए। आइए समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ सबसे अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट तो इंट्राडे ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे इक्वल प्रकार की टेक्निक्स उपकरण इंट्राडे कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो पहली बार 18वीं शताब्दी में जापान में प्रारंभ हुए थे। जापान चावल ट्रेडर्स इन चार्टों का उपयोग करने वाले पहले लोग थे। उन्हें पश्चिमी दुनिया में 1991 में स्टीव नाइसन द्वारा शुरू किया गया था। ये कैंडलस्टिक चार्ट अनिवार्य रूप से विशिष्ट समय सीमा के भीतर डेटा को इंटीग्रेट करता है। आइडियल रूप से सिंगल बॉक्स के रूप में इंट्राडे कैंडलस्टिक पैटर्न सीधा और अपेक्षाकृत आसान होता है। व्यापार करते समय इन चार्टों का लाभ उठाना आपको ट्रेडर्स और बाजार के बाकी सिक्योरिटीज पर प्रतिस्पर्धा में बढ़त दे सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को आगे कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।
जिनके नीचे दिए गए 5 दुनिया भर के ट्रेडर्स के द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने पैटर्न। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मुख्य रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे विश्वसनीय और सर्वश्रेष्ठ कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक माना जाता है। इस प्रकार के इंट्राडे चार्ट में आप आमतौर पर एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक देखेंगे जो ऊंचाई का सुझाव देता है। इसके विपरीत हैमर कैंडल को एक नीचे की प्रवृत्ति का सुझाव देता है। एक और होता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी पैटर्न इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडर द्वारा यूज किया जाता है। डोजी शब्द का अर्थ है ट्रेडर्स के बीच में अनिर्णय। तो पिछले कैंडल्स के आधार पर इस कैंडलस्टिक का रिवर्स पैटर्न बुलिश या बेयरिश हो सकता है। पैटर्न के अनिवार्य रूप से समान खुले और समापन मूल्य है। इसकी लंबी छाया द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्रेडर नियमित रूप से इसे कैंडलस्टिक का उपयोग कैपिटलाइजेशन और बॉटम स्टेबलिश करने के लिए करते हैं। हैमर कैंडलस्टिक को आमतौर पर मूल में उछाल के बाद जो ट्रेडर्स की एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है के रूप में जाना जाता है। इस कैंडलस्टिक को पहचानना आसान है जो स्टॉक की कीमत के निकट अवधि के सुझाव के साथ डाउन ट्रेड समाप्त होने पर बनता है। निचली छाया एक नई कमी द्वारा बनाई जाती है, जबकि डाउन ट्रेड में खुले के पास रुक जाता है और निचली छाया को भी कैंडलस्टिक की पूंछ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है वाटरफॉल पैटर्न, सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा इंट्राडे ट्रेडिंग के कैंडलस्टिक पैटर्न जिसे कभी कभी वाटरफॉल पैटर्न के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा होता है कि आमतौर पर एक प्रमुख इंट्राडे चाल के बाद निगेटिव या उल्टा होता है। इस चार्ट पैटर्न को पहचानना आसान है क्योंकि इसमें एक विशिष्ट नुमाइशी चाल शामिल है जिसमें प्रत्येक पट्टी पिछले से अधिक शक्तिशाली होती है। मूल चार्ट पर सुपरनोवा पैटर्न एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बाजार में किसी भी निम्न या हाई लेवल पर नहीं जा सकता। एक होता है बुलिश एफल्गिंग पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न अभी तक इंट्राडे पैटर्न के लिए अन्य प्रकार के जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिन्हें विशेष रूप से अल्पकालिक ट्रेडिंग के संदर्भ में शक्तिशाली बाजार सिंबल, शक्तिशाली मार्केट नोटेशन माना जाता है। अन्य जनरल इंट्राडे पैटर्न है जैसे मॉर्निंग कंसोलिडेशन पैटर्न है, लेट कंसोलिडेशन पैटर्न है, ट्रेड लाइंस है। ये सारे के सारे ट्राइंगल पैटर्न्स हैं। ये सब के सब पैटर्न्स हैं आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड सेटलमेंट के अंतर्गत। तो ये था आज का मेरा पैटर्न टॉपिक। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बात करूंगा आपसे। ओके, थैंक यू।